जब भी किसी चैप्टर के बारे में पढ़ाई करने बैठना, ठीक है, किसी भी चैप्टर को लेकर, चाहे वो यूट्यूब से पढ़ाई करने बैठो, तो क्रम से चलना, क्रम से, एक मतलब एक सिरा पकड़ लेना, उसी सिरे को पकड़ करके क्रम से पढ़ाई करो, ठीक है। तो हर बात तुमको समझ में आएगी डिटेल में, कहीं पे फंसोगे नहीं। 99% चांसेस है कि फंसना है ही नहीं कहीं पे। अगर बीच में रैंडमली कुछ भी उठा के पढ़ना शुरू कर दिए, ठीक है, चाहे वो नए बच्चे हों चाहे वो पुराने बच्चे हों, कोई नया भी होगा तब भी, पुराने होंगे तो उनमें तो कुछ कम ही चांसेस होंगे, उनको याद आ जाएगा। जो नया होगा वो बीच से ही कोई टॉपिक पकड़ के पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, वीडियो में भी और यहाँ अपने नोट्स पे भी, तो वो वहीं पे फंस जाएगा, कहीं ना कहीं वो बीच में फंस जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जब समझ में नहीं आएगा तो बोरियत लगेगी, बंद करके रख दोगे, कहोगे हमको फिजिक्स नहीं पढ़ना। और अगर किसी चैप्टर को तुमको पढ़ना है, उसका एक सिरा पकड़ लो, नंबर 1 से पकड़ लो, आगे सबसे पहला जो वीडियो या हेडिंग है, और क्रम से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। क्रम से पढ़ना जब शुरू करोगे तो कहीं नहीं फंसोगे, और बहुत अच्छा भी लगेगा, समझ में भी आएगा, कहीं नहीं फंसोगे। समझ में आई बात? रैंडम बीच से उठा के पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, चाहे कोई भी, ठीक। अगर पीछे का तुम्हारा कुछ सब कुछ कवर नहीं है, छूटा हुआ है, नहीं पढ़े हो, तो पढ़ना पड़ेगा वो पीछे का। पीछे की चीजें अगर कवर नहीं करोगे, बायो सेवर्ट का नियम नहीं पढ़े हो, तो आगे की जितनी भी हेडिंग है उसमें फंस जाओगे कि नहीं, बताओ है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम नहीं पढ़ रखे, तो आगे के जितने भी डेरिवेशन मैंने भी पढ़ाए हैं इधर, बोलो, जैसे कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये सारी चीजें मैंने जो पढ़ाई हैं, ये सब समझ में आएंगी? नहीं आएंगी, क्योंकि उसको भी पढ़ना पड़ेगा ना, वो सब उसी पर तो डिपेंड है आगे की चीजें। तो एक सिरा पकड़ के तब पढ़ना शुरू करो। आज देखो हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है, आज हमारे पास पढ़ने के लिए है एम्पियर के परपथीय नियम के अनुप्रयोग। एम्पियर का परपथीय नियम मैंने कल पूरा समझाया था, डेरिवेशन भी उसका करवाया था, उत्पत्ति करवाई थी, तो कहाँ से आया, बोलो। एम्पियर का परपथीय नियम किसके लिए होता है? एक बंद पथ के लिए होता है, एक पृष्ठ के लिए होता है। एक बंद पथ से घिरी आकृति का जो कुल चुंबकीय क्षेत्र होता है, या कहो कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो होता है, वो उस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली, या उस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली जो कुल धारा है ना, उसका म्यू0 गुना होती है। बोलो, यही तो होता है एम्पियर का परपथीय नियम। किसी बंद पृष्ठ या परिपथ का चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये तो होता है रेखीय समाकलन का मान, बोलो, उस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल धारा का म्यू0 गुना होता है। बताओ, यही है एम्पियर का परपथीय नियम, और इसको मैंने प्रूव भी कराया है, इसी का आपने टेस्ट भी आज दिया है, बोलो। तो इसके अनुप्रयोग हैं, जैसे गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग होते हैं। गॉस के प्रमेय क्या होते हैं? फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये है गॉस की प्रमेय। इसके सहायता से हमने बहुत सारी चीजें आगे निकाली थी, वैद्युत क्षेत्र निकाला था, अलग अलग आकृतियों के लिए वैद्युत क्षेत्र निकाला था, और गॉस की प्रमेय की सहायता से हमने कूलाम के नियम की भी पुष्टि कर ली थी, याद है? हालांकि कूलाम का नियम मैंने अलग पढ़ाया है, और गॉस के नियम से भी कूलाम के नियम की पुष्टि हो जाती है कि नहीं, शॉर्ट में। और यहाँ देखो मैंने पहला अनुप्रयोग क्या लिखा है, पहला अनुप्रयोग लिखा अनंत लंबाई के विद्युत धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। क्या मैंने इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र नहीं पढ़ा रखा है? पढ़ा रखा, नहीं पढ़ा रखा, बताओ। अगर क्रम से पढ़ रहे हो समझ में आ रहा होगा, बोलो। एक रेखीय धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या नहीं पढ़ा रखा है? चाहे वो परिमित लंबाई हो चाहे वो अपरिमित लंबाई हो, परिमित और अपरिमित लंबाई वाला, एक परिमित लंबाई वाली हेडिंग पढ़ाई थी, याद है, जिसमें फाई लिया था, बड़ा वाला डेरिवेशन, बोलो। इसमें मैंने डेरिवेशन कराया था, तार लिया था, और इसमें हमने बताया था कि ये परिमित लंबाई से सीधे हमको इसका छोर पता है कि कहाँ है, और फिर पी बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना। तो मैं क्या कहा था कि ये इस तरीके से बीच की दूरी हो जाएगी r, और ये ऊपर का जो कोण बनेगा वो बनेगा φ2, और नीचे का बनेगा φ1, और ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा। कुछ याद आया कि नहीं? है मुंडी, ऐसे क्यों कर रहे हो? दोबारा नहीं पढ़ाने वाले हम, ये मैंने पढ़ा दिया है। तो परिमित लंबाई के लिए किसी परिमित लंबाई वाले चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान मैंने पढ़ा रखा है,
और अगर यही परिमित लंबाई ऊपर के सिरे और नीचे के सिरे अनंत पे पहुंचा दिए जाएं तो ये दोनों कोण हो जाते हैं 90 अंश के। क्यों? अनंत पे पहुंचेंगे तो ये कोण देखो, ये वाले जो दो कोण होंगे, ये रेखा इधर सीधी नहीं चली जाएगी, ये अनंत ये वाला सिरा अनंत में पहुंच जाए तो बताओ ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री नहीं हो जाएगा? ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा, ये सिरा अनंत पहुंच जाएगा, तो ये एक अनंत लंबाई का तार नहीं बन जाएगा। b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए, ये ए दूरी अगर लेंगे तो ए हो जाएगा ये, और ब्रैकेट में कॉस साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये परिमित लंबाई के लिए होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान P पर, यहाँ पर अगर P है तो, अगर ये दोनों मान दिए हैं तो। लेकिन अगर ये अनंत लंबाई का हो जाएगा ना तब तो ये 90 के हो जाएंगे, तो फाई 1 का मान कितना हो जाएगा? साइन 90 डिग्री, ये भी तो 90 डिग्री हो जाएगा, फाई 2 भी तो 90 हो जाएंगे, और साइन 90 का मान कितना होता है? 1, ये भी साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। बोलो 1 1 कितने हो जाएंगे? 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 से गुणा कर देंगे, अब ये 2 से यहाँ कट जाएगा तो कितना आएगा? b बराबर म्यू नॉट आई अपान 2 पाई इंटू ए, यही तो आएगा, ये आएगा अनंत लंबाई के लिए फार्मूला। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर 2 से 2 ना काटो तो म्यू नॉट b बराबर म्यू नॉट 4 पाई 2 आई अपान ए, ऐसे भी तो लिख सकते हो। हम ना काटे 2 को 4 से, क्योंकि म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान इजी हमको तरीके से याद है, इजिली हमको पता चल जाएगा। नहीं पता चलेगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और म्यू नॉट अपान 4 पाई फट से बताओगे 10 की पावर माइनस 7, फट से हम रख दोगे। इजी करने के लिए मैसेज लिख सकते हैं। तो बताओ इस सूत्र को हमने इस तरीके से निकाला था, इस मेथड से निकाला था, काफी लंबा प्रोसेस हुआ था उसमें, हुआ था कि नहीं हुआ था? वो 2 त्रिभुज लिए थे, लंब डाला था, बोलो लिया था नहीं लिया था? लेकिन ये करने की कोई जरूरत नहीं अगर एम्पियर का परपथीय नियम तुमको याद है। एम्पियर का परपथीय नियम जो है इसी चीज को तो आसान बना देता है, इसलिए तो अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। आसान ये बनाता है कि ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं, सीधे एम्पियर परपथीय नियम लगाओगे ये निकल के आ जाएगा, ये या ये दोनों निकल के आ जाएंगे। बोलो, तो वही हम करने जा रहे हैं कि हम एम्पियर के परपथीय नियम की सहायता से क्या करने जा रहे हैं? उसी चीज को दोहराने जा रहे हैं, लंबाई के द्विध्रुवीय धारावाही चालक तार का क्षेत्र। बोलो, इसी चीज को निकालने जा रहे हैं, लेकिन एम्पियर के परपथीय नियम से। तो क्या करेंगे बोलो? सबसे पहले चित्र बनेगा, ये एक तार है, इसमें धारा आई बह रही है, इस तार का नाम हम एक्स वाई दे देते हैं, एक्स वाई तार है, ठीक। इसके चारों तरफ एक हम वृत्त की कल्पना कर लेते हैं, और इस वृत्त के ऊपर बिंदु P है, इस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। दूरी कह लो या ए दूरी कह लो, मैंने उस सूत्र में ए माना था ना, तो चलो ए मान लो। ये जो बीच की दूरी है ये ए है, इस ए को हम इस वृत्त की त्रिज्या भी तो कह सकते हैं, ए त्रिज्या वाला वृत्त मैंने खींच दिया, उसी वृत्त के परिधि पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तार की लंबाई अनंत है, देखो अनंत लिखा है, तो इसका सिरा हमको पता नहीं कहाँ है, इसका भी सिरा नहीं पता, ये अनंत लंबाई का तार है। बोलो, यहाँ पर ए दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान और दिशा हम दोनों देखेंगे। सब लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, अगर हम इस वृत्त को छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में कन्वर्ट कर दें, और इसे मान लिया ये P बिंदु है, इसी तरीके से मान लिया यहाँ पर भी इसके बगल में भी बिंदु होगा, यहाँ भी बिंदु होगा, यहाँ भी बिंदु होगा, हर जगह बिंदु है। मान लिया यहाँ पे सब बिंदु है, ये सब बिंदु है, जिसमें से P बिंदु हमको दिख रहा है, बाकी सब बिंदु है, यहाँ पे ये सब बिंदु है, ठीक। तो ये सारे के सारे बिंदु तार से बराबर दूरी पर होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि तार बिल्कुल केंद्र पे रखा हुआ है, केंद्र है O, बताओ बराबर दूरी पे होंगे कि नहीं? ए का मान सबके लिए बराबर रहेगा, हर एक बिंदु के लिए बराबर रहेगा, रहेगा ना? ए का मान अगर सबके लिए बराबर रहेगा और हर एक बिंदु अपने आप में छोटा सा अल्पांश ही तो है, इसको हम कहते हैं DL। ये मान लिया छोटा सा अल्पांश है, तो इसका हमने नाम क्या दे दिया? DL, DL लंबाई का, जो बहुत इतना छोटा है कि सुई की नोक से भी छोटा है, बिंदु के रूप में, इसकी लंबाई DL है। बोलो, और उस DL की दिशा और उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी, जैसे P बिंदु है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर आएगी?
अगर हम इसमें हम वो लगाएं मैक्सिमल का दक्षिणावर्ती पेश करनी है अंदर की तरफ, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? अंदर की तरफ। और उसी अंदर की तरफ डीएल की भी दिशा है कि नहीं है? इसी तरीके से हर एक बिंदु पर जब निकालोगे चुंबकीय क्षेत्र का मान हर एक बिंदु के लिए, तो वही आएगा चुंबकीय क्षेत्र और गुणे डीएल, यही तो आएगा। वो मतलब दोनों की दिशा सेम है ना, दोनों की दिशा सेम है, और चुंबकीय क्षेत्र भी तो वेक्टर है और डीएल भी हम यहाँ पे वेक्टर मान के चल रहे हैं, बोलो। और दोनों वेक्टरों का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है? बी डीएल कॉस थीटा होता है। थीटा क्या होता है? दोनों के बीच का कोण है, बोलो। और दोनों के बीच का कोण है कितना? 0 है। तो इसका मान कितना होगा? cos 0 ये तो होगा। और cos 0 का मान कितना होता है? 1। यानी कि इन दोनों का जो वेक्टर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, वो खाली बी डीएल के ही बराबर तो होगा। हर एक बिंदु के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान बी डीएल होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? बोलो, है क्लियर? तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि वृत्त के परिधि पर स्थित, ये जो मैंने बात अभी बताई है उसी को हम लिख रहे हैं। परिधि पर स्थित प्रत्येक बिंदु तार से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। अब जब तार से समान दूरी पर होगा, ठीक है, तो प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा कि नहीं बताओ? समान होगा। और होगा कितना बताओ? चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा, दिशा अलग अलग होगी प्रत्येक बिंदु पर। यहाँ दिशा अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी। दिशा की बात नहीं कर रहे, मान की बात कर रहे हैं। दिशा अलग अलग होगी, ठीक। यही तो होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रत्येक खंड के लिए, या कह लो प्रत्येक बिंदु पर। बोलो, जो होगा डीबी बराबर कितना होगा? ये डीबी बराबर होगा बी, एक मिनट, डीबी को बी डीएल होगा। कितना होगा? बी डीएल। चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ लिख दो बी डीएल, ऐसे बी डीएल समान होगा हर एक बिंदु के लिए। और हम चाहते हैं कि इसके चारों तरफ पूरा संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निकल के आए, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि संपूर्ण वृत्त के लिए संपूर्ण वृत्त के लिए रेखीय समाकलन अगर हम करें तो हम इस पूरे पथ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लेंगे। तो रेखीय समाकलन जब करेंगे तो कैसे लिखेंगे? बी वेक्टर इंटू डीएल का रेखीय समाकलन, ऐसे तो करेंगे। रेखीय समाकलन का मतलब होता है ये ऐसे रेखीय समाकलन बना दो और बीच में ऐसा कर दो, इसका मतलब हो गया रेखीय समाकलन, ठीक। और ये अभी मैंने बताया था कितना होगा, ये बताया था मैंने बी डीएल होगा, या ऐसे लिख दो बी डीएल कॉस थीटा। नियम वही रहते हैं, बस चिन्ह को बना देते हैं अलग। रेखीय समाकलन का मतलब होता है एक रेखा के अनुदिश समाकलन हो रहा है। यहाँ पर एक रेखा के अनुदिश समाकलन हो रहा है, चारों तरफ घिरा हुआ समाकलन हो रहा है, इसलिए एक क्लोज पथ के लिए समाकलन हो रहा है, एक बंद पथ के लिए समाकलन हो रहा है, ठीक है। और जब यहाँ पर हम मान रखेंगे थीटा बराबर 0, क्योंकि दिशा सेम है ना बी और डीएल की, हर एक बिंदु पर बी डीएल की दिशा सेम है, तो b इंटू डी एल कॉस 0 हो जाएगा। और ओवरऑल हम इसको ऐसे लिखते हैं b वेक्टर इंटू डी एल बराबर हो जाएगा, सीधे सीधे लिखते हैं बी डी एल लिख दिया मैंने। क्यों? क्योंकि b वेक्टर तथा डी एल समान दिशा में है, प्रत्येक बिंदु पर समान दिशा में है, प्रत्येक बिंदु पर समान दिशा में है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्लियरिटी आ गई यहाँ पे, ठीक। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये तो कल भी समझाया था मैंने, ठीक। इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो cos थीटा के बराबर होगा। दिशा अगर दोनों थीटा जो होगा वो दोनों के बीच का कोण होगा,
और अगर दोनों की दिशाएं सेम होंगी तो कोण का मान 0 होगा, कोण का मान 0 होगा तो cos 0 होगा, cos 0 होगा तो cos 0 का मान 1 होगा, 1 होगा 1 हट जाएगा, 1 से गुणा हो जाएगी वो हट जाएगा। क्लियर हुई है बात यहाँ तक। अब संपूर्ण वृत्त के लिए, जो संपूर्ण वृत्त है ना, इस संपूर्ण वृत्त के लिए डीएल का इंटीग्रेशन, इसमें देखो इंटीग्रेशन बी का तो होगा नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है, हर एक बिंदु पर बी का मान तो सेम है ना, तो ये कांस्टेंट हो गया ना। बताओ संपूर्ण, तो एक काम करो इसको बाहर कर लो, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगेगा ऐसे, ये लगेगा इंटीग्रेशन, इसका भी तो इंटीग्रेशन करेंगे ये। अब इसमें कांस्टेंट वाले को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस इक्वल टू, ये हो जाएगा बी जो है कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, अब इसका होगा डीएल का, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डीएल, एक संपूर्ण वृत्त के लिए डीएल का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो पूरे वृत्त की परिधि तो आएगी 2 पाई आर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे तो त्रिज्या ए लिए हो ना, तो 2 पाई ए होगा, बोलो 2 पाई ए होगा, बोलो इसको बोलो समीकरण नंबर 1। अब वक्त आ गया है एम्पियर का परपथीय नियम लगाने का। अभी एम्पियर परपथीय नियम कहाँ लगाए थे, अभी तो सामान्य डिस्कस हम कर रहे थे, ये बात निकाला था। अब हम लिखेंगे एम्पियर का परपथीय नियम, एम्पियर का परपथीय नियम, एम्पियर का परपथीय नियम से, एम्पियर का परपथीय नियम क्या होता है, एम्पियर का परपथीय नियम होता है एक चुंबकीय क्षेत्र है, एक बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र है, उसका जो रेखीय समाकलन होता है, रेखीय समाकलन, वो उसमें बहने वाली धारा की कुल धारा का म्यू0 गुना होता है। बताओ यही है एम्पियर का परपथीय नियम की नहीं, यही है। तो इसको कैसे करेगा नंबर 2, ये तो सूत्र है एम्पियर का परपथीय नियम। अब हम समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे, देखो ध्यान से, देखो इसका बायां पक्ष बराबर है कि नहीं है बायां पक्ष बराबर, तो बायां पक्ष अगर बराबर है दायां पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा b गुणे 2 पाई a बराबर म्यू0 आई। अब 2 पाई a को उधर भेज देंगे, बोलो तो b बराबर कितना हो जाएगा, म्यू0 आई अपान 2 पाई a का फार्मूला है, बताया था शुरुआत में, बोलो अगर ऊपर नीचे गुणा करोगे 2 से, अगर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो b बराबर आ जाएगा म्यू0 अपान 4 पाई और 2 आई अपान ए आ जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो देखो रेखी अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार से ए दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने का फार्मूला जो मैंने पहले पढ़ा रखा है वही चीज प्रूफ हो रही है, और एम्पियर के परपथीय नियम से, और कम जगह में और कम स्टेप में ही देखो प्रूफ हो गया, हुआ नहीं हुआ। एम्पियर का परपथीय नियम देखो कितना काम आया, आया कि नहीं आया, कठिन चीजों को आसान बना दिया कि नहीं। क्यों, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कहीं पे तुमको कोई समस्या है तो पूछ सकते हो। ये अनंत लंबाई का चालक तार है, इसमें धारा आई बह रही है, ठीक बस, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और डीएल की दिशा सेम है, इसको अंदर की तरफ बना दो, यहाँ अंदर, अगर यहाँ पर रखोगे चुंबकीय क्षेत्र तो इधर की तरफ बनेगा, ठीक है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर रहेगी। तो ये अनंत लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अनंत लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान है धारावाही चालक तार के कारण, अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान है। दिशा तो बता ही सकते हो, 3 नियम है दिशा ज्ञात करने। तो कहीं अगर ये कह रहा है कि एम्पियर के परपथीय नियम से ज्ञात करो, तो चाहे जो लगाओ फार्मूला, तो चाहे जो तरीका लगाओ, तब तो आप स्वतंत्र है पूरी तरीके से। जब नहीं कह रहा तो फ्री हो कहने के लिए, जाने के लिए, किसी भी रास्ते से जा सकते हो, अगर कोई पहले से ही डिस्क्लेमर नहीं है, डिस्क्लेमर है तो मजबूरी में वही फॉलो करना